नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट 7, जो सहायक कुल सचिव का पेपर है। उसमें शिक्षण और शोध, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, रिसर्च के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को के जो एमसीक्यू बनाए हैं हमने, इसमें हमारे मौलिक प्रश्न नहीं है, मैं ये बता दूं, 2 3 4 मौलिक प्रश्न रखें। पहले जो पेपर हुए हैं यूजीसी के या स्टेट लेवल पर, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें उन प्रश्नों का विश्लेषण किया है मैंने यहाँ। उद्देश्य यह है कि आपको कम से कम ये समझ पड़े कि किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। अगर मैं अपने तरीके के क्वेश्चन दे देता तो मैं एग्जाम के नेचर में जो अब तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस यूजीसी वगैरह में, वो नहीं समझा पाता। जैसे बाकी पेपरों में तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या आ सकता है, बट यहाँ हमको ये भी देखना है कि शिक्षण शोध का जो है वो किस तरह के जो है क्वेश्चन है और उनकी अप्रोच क्या होना चाहिए करने की। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। और जैसे हर एमसीक्यू में होता है कि उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप ठीक से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा है, ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रवृत्तकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो इसका आंसर जो है वो है संवेदनशील और अनुशासन प्रिय। अब देखिए, समझिए बहुत ध्यान से, ये जितने भी एक सेकंड, ये जितने भी गुण हैं ये एक टीचर में हैं, मानते हैं। अगर उसके अंदर टॉलरेंस है, सहनशीलता है, तो निश्चित रूप से ये प्रोफेशनल एथिक्स में अच्छा गुण जो है वो माना जाता है। लेकिन एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण गुण यह है कि वो विद्यार्थी को कैसे शिक्षित करता है, उसके विद्यार्थी के प्रति दायित्व से ही शिक्षण के गुण देखे जाते हैं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे, उसमें ऑप्शंस आपको सभी लगेंगे कि ये हो सकता है, लेकिन आपको सबसे ऊपर किसको रखना है, यानी सबसे पहले वो कौन सा गुण होना चाहिए जो आप उसमें ढूंढते हैं। जैसे ये चारों हैं, आप चारों गुण ढूंढ सकते हैं उसके अंदर, लेकिन सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, तो वो अनुशासन प्रिय हो, संवेदनशील हो, समझ सकता हो उनको कि भाई किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी समझने की उसमें क्षमता होना चाहिए कि यार उसको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ये अगर है उसके अंदर तो वो एक अच्छा सफल शिक्षक हो सकता है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है यहाँ पर, और ये यूजीसी नेट में ही आया हुआ है ना। दूसरा आते हैं, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला, विषय का गुण ज्ञान होना। दूसरा, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो अब ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो है विषय का गुण ज्ञान। अब ये क्यों है, ये सब एक शिक्षक में होना चाहिए। बट हम समझे ना, कम्युनिकेशन स्किल तो एक लीडर में भी होता है। एक मैनेजमेंट टीम में अगर हमने किसी को मैनेजर बना दिया, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसमें लीडरशिप होना चाहिए। ठीक है, अगर कहा जाए वेलफेयर की बातें, तो केवल शिक्षक नहीं है, माता पिता भी तो वेलफेयर कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो उसके कल्याण की जो है वो बात करते हैं। बट शिक्षक जो पढ़ा रहा है, अगर उसके सब्जेक्ट के ऊपर उसकी कमांड नहीं है, उसके सब्जेक्ट के ऊपर उसको सबसे बेहतर नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी बात उस विद्यार्थी तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा पाएगा, यानी उनके बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहेगा। इसलिए इस वाले प्रश्न में ये जो है, ये आंसर अपने को ये याद रखना है कि ये वाला आंसर होगा। ये तीनों आंसर इसके साथ जो है वो मैच ही नहीं करते किसी के। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है जो छात्र के बीच सीखने को, मतलब छात्रों के बीच सीखने को प्रभावित करता है? बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, प्रेरणा, मोटिवेशन, सोशियो कल्चर और सेल्फ कंसेप्ट। तो आंसर इसका है सोशियो कल्चर। अब आप कहोगे ये है क्या चीज। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है, तो कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ता है ना, तो उसकी जो लर्निंग होती है, उस लर्निंग के ऊपर दो तरह से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि जो लर्निंग है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो असर डालेंगे, तो यहाँ अगर अपन सपोज मान के चलिए, यहीं पर अपन मेजर फैक्टर ले लें, यहाँ पर अपन ले लें कि कौन से वो फैक्टर्स काम करेंगे। तो टेक्निकली ये फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले जो फैक्टर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, और दूसरे जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं सोशियो कल्चर एनवायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं इनको। क्या कहा जाता है? सोशियो, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय कारक जो है भी कह सकते हो। कल्चरल कोष्टक में आप चाहो तो एनवायरमेंटल लिख लो। यानी एक बात तो आपको समझ पड़ गई कि ये जो सोशियो कल्चर या एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये तो अपने आप में ही एक फैक्टर है।
तो इसको अपन मनोवैज्ञानिक कारक में तो नहीं रख सकते। अब जैसे मनोवैज्ञानिक कारक है, कोई पूछेगा कि क्या चीजें होती है, तो मनोवैज्ञानिक कारक में जैसे इंटेलिजेंस तो है, ये पहला तो हो ही गया। उसको मोटिवेट भी करना आना चाहिए। अगर हम बच्चे को बार बार मोटिवेट नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना आजकल एक शिक्षक से ज्यादा एक मेंटर की जरूरत होती है यहाँ पर, तो वो भी एक होगा। सेल्फ जो अगर कहा जाए उसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा यहाँ पर, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इमोशन जो है, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब आप उसको पढ़ा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, अब आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो जो है वो अगर कहा जाए लर्निंग स्टाइल, जैसे अगर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो साइकोलॉजिकली आप मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं या मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। और सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको नहीं समझ पड़ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि यार क्या पढ़ा रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कम्युनिकेशन गैप, तो आप मेरी क्लास को जो है वो लर्न कर ही नहीं पाएंगे या उसको जो है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये अगर कहा जाए इंटेलिजेंस हुआ, मोटिवेशन हुआ, इमोशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, लर्निंग स्टाइल हुआ, ये सब यानी आप इसको ऐसे फील करिए कि हर वो फैक्टर जो आप फील करो कि यार इसके कारण मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या इसके कारण जो है वो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, ये आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा। वो सब कुछ जो है वो आपके आएंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। बाकी दूसरा जब आते हैं, यानी अब सोशियो कल्चरल के ऊपर आते हैं, तो सोशियो कल्चर का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल, हमारे आसपास जो घट रहा है उस समस्या से अगर हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली किसके अंतर्गत आ जाएगा, सोशियो कल्चरल या एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। अब जैसे बड़ा सा प्रश्न है कि भाई हमारे आसपास क्या घट रहा है, मतलब किस चीज को, तो इसमें हम सोशियो कल्चर में क्या बोल सकते हैं, हम क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब समाज का वर्ग, भाई अमीरी गरीबी ये बहुत मायने रख जाती है कई बार, ये भी जो है वो अगर कहा जाए, रिलीजन यहाँ पर, ठीक है, या अगर कहा एथेंसिटी, जो हमारा जातीय समूह होते हैं, ठीक है, ये जो है वो अगर कहा जाए, फैमिली की भी हम बात कर सकते हैं इसमें। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर जो हैं वो आपके कैसे फैक्टर्स होते हैं, ये होते हैं सोशियो कल्चरल, के फैमिली हुआ, रिलीजन हुआ, क्लास हुआ, ठीक है, या आपकी कम्युनिटी, जो हम आसपास जो सोसाइटी में अगर कहा जाए हमारी जो कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी को भी जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो रखते हैं। जैसे कम्युनिटी मतलब हमारी जो कॉलोनी है जहां हम रहते हैं उसके आसपास का माहौल कैसा है, हमारे नेबर कैसे हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे जो है वो कैसे हैं, तो पड़ोसी कैसे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भैया हाँ, उनसे हमारा जो है वो निर्भर करेगा कि हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, वहाँ का आसपास जो है, ये फैक्टर जो होते हैं सोशियो कल्चर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों तरह के फैक्टर्स आपको समझाने की कोशिश करी कि कितने तरह से हम इनको फैक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े आगे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, सामाजिक संस्कृति क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक संस्कृति के कारक है जो लर्निंग कैपेसिटी को जो है वो असर डालता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नहीं है, यानी इसको अपन मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत जो है वो कभी भी जो है वो नहीं रखते, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग आरंभ होती है, अलगाव से कैसे हो सकती, भीड़ से भी नहीं हो सकती, संपर्क, दृश्य और श्रव्य। तो सीधी सी बात है ना यार, जब हम सामाजिक रूप से ह्यूमन एक, हम खुद को क्या बोलते हैं, हम सोशल एनिमल बोलते हैं। जब हम सोसाइटी से जुड़ेंगे, एक दूसरे को देखेंगे समझेंगे, तभी तो हम सीखेंगे। तो बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी सोसाइटी को देखता है सीखता है, अपने घर में देखो ना आप, उसमें घर में वो सीख कर जो है वो चीजों को तय करता है। तो संपर्क एक ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं हमको ये समझ पड़ता है कि मतलब हम किस तरह से चीजों को सीख रहे हैं, और संपर्क हम सोसाइटी के साथ करते हैं, तो इस कारण इसको जो है वो अपन सोसाइटी में संपर्क से रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एजुकेशन का एग्जाम था उसमें आया, वो उससे लिया है ये मैंने, ठीक है। फिर अगले पे आ जाते हैं, सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावी घटक है, ये भी मैंने राजस्थान का ही एक एग्जाम से लिया। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ज्यादातर इसमें राजस्थान के हैं, आरपीएससी के कुछ, और यूजीसी नेट के ज्यादातर जो है वो क्वेश्चंस लिए मैंने। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है, ठीक है, मतलब कैसे वो बेहतर से बेहतर सीखेगा, इससे बालक स्वस्थ रहते हैं, बेबुनियादी बातें, भक्ति करना, प्रसन्न करना, शीघ्रता से सीखता है। तो अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे, नहीं तुम कर सकते हो, आप में क्षमता है, वो 11 पोस्टों में से कभी भी बोलना कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल कितनी पोस्ट है, आंसर इज 10। क्यों 10, अरे एक तो मेरी है ना यार, ऐसे बोलना ना। आप लोग
क्या बोलोगे कि टोटल 11 पोस्ट कोई पूछता है कि यार 11 पोस्ट है, तो कहेंगे 11 नहीं है यार, 10 पोस्ट है, एक तो मैंने ले लिए, ठीक है, मैं तो सेलेक्ट हो ही चुका हूँ। तो अगर हम मोटिवेट हैं, हमारे अंदर उत्साह है कि हम निकाल सकते हैं एग्जाम को, क्रैक कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, हमारे अंदर वो योग्यताएं हैं, और अगर कोई मेंटर है हमारा जो हमको ये बता रहा है यहाँ पर कि यार तुम कर सकते हो यहाँ पर, तो निश्चित रूप से हम इतना तेज लर्न करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। सबसे तेज अगर कहा जाए कि हम उसको सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में नैतिकता की शाखा नहीं माना जाता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड द ब्रांच ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। तो आपको टॉपिक ही है एथिक्स इन रिसर्च। तो उसमें है प्रयुक्त नैतिकता यानी अप्लाइड एथिक्स, आदर्शक जो है वो नैतिकता, जैविक नैतिकता और मनोवैज्ञानिक नैतिकता। तो पहले देखिए कि मनोवैज्ञानिक नैतिकता नाम की कोई नैतिकता नहीं होती। ठीक है, साइकोलॉजिकल एथिक्स क्या होते हैं, किसी से कभी सुना है कि यार हम जो है वो साइकोलॉजिकल एथिक्स की बात कर रहे हैं, या हम साइकोलॉजिकली उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं? वहां साइकोलॉजिकल एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, ये पहली चीज याद रखिए। एथिक्स का मतलब ही है कि जब भी हम कोई चीज करेंगे, मतलब किसी भी चीज से हम जुड़ेंगे या किसी भी बात को हम करेंगे, तो उसको करने के दौरान हम कौन से मूल सिद्धांतों को अपनाएंगे, वही सिद्धांत कहलाते हैं एथिक्स। जैसे अगर कहा जाए डॉक्टर का प्रोफेशन है, या अगर कहा जाए कि जो वकील का प्रोफेशन है, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि यार उस प्रोफेशन के अंदर हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए। तो ऐसे ही जो शिक्षा है में जो शोध होता है, शोध को करने के दौरान आपको कुछ चीजों को जो है वो हमेशा अपने साथ जो है वो रखना पड़ेगा, और वो कुछ चीजें जो है वो हमेशा जो है वो एथिक्स कहलाएंगे। अब बड़ा प्रश्न है कि कौन से ऐसे एथिक्स हमको लेकर चलना चाहिए जो कहीं ना कहीं जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हो किसी भी रिसर्च के अंदर, या रिसर्च की जो है प्रणाली के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रिसर्च होगी, उस रिसर्च के अंदर एथिक्स के 5 हिस्से डिवाइड किए गए। यानी ये आज से आप याद रखिएगा कि रिसर्च के अंदर एथिक्स को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। यानी प्रयुक्त अप्लाइड एथिक्स का क्या मतलब हुआ कि भाई आप जब भी कोई काम करोगे तो उसके बुनियादी जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपको लेकर जो है वो चलना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अप्लाइड एथिक्स, जैसे अगर कहा जाए, इसको मैं समझा देता हूँ ना पांचों को जल्दी से। अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या होता है पहले समझिए, है ना। प्रयुक्त जो है वो अगर कहा जाए नैतिकता, संवेदनशील होना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे होना चाहिए जिसके ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमको उनके मापदंडों को लेकर चलना चाहिए। जैसे मान के चलिए यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, तो हमें देखना चाहिए कि भाई इस विषय के ऊपर क्या हो सकता है। या मृत्यु दंड, यहाँ पर अगर कहा जाए, ये इन पे अगर रिसर्च हो रहा है, होमोसेक्सुअलिटी आज एक विषय है यहाँ पर, ऐसे विषयों के ऊपर अगर कोई रिसर्च है, तो कहीं ना कहीं हमें ये संवेदनशील मुद्दे हैं ना, इनको हमेशा क्या बोला जाता है कि संवेदनशील मुद्दे हैं और विवादास्पद मुद्दे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अप्लाइड एथिक्स के अंदर कौन से मुद्दे ज्यादा आएंगे, वो मुद्दे जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यानी सरल बात है कि समाज इन पे बात करना पसंद नहीं करता, या बहुत ज्यादा क्या है, विवादास्पद मुद्दे हैं जिन पे समाज बात नहीं करता। ऐसे मुद्दों में एथिक्स को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर कहा जाए जैसे आदर्शक, नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज ने, समुदाय ने बना रखी, उन आदर्शों को, सोसाइटी को, यानी यहाँ पर इस तरह के एथिक्स में जब भी रिसर्च करे कोई व्यक्ति, तो समुदाय, समाज, सोसाइटी ने जो चीज तय कर रखी कि ये सही है, ये गलत है, उनको लेकर चला जाए तो ज्यादा अच्छा हो, है ना। उनको नहीं लेकर चलेंगे तो जो है वो बड़ी दिक्कत होगी। बायो एथिक्स अभी सबसे कॉमन है, जैविक अगर कहा जाए नैतिकता सबसे कॉमन है। आज आप सोचिए कोविड में जितना रिसर्च हुआ, बायो एथिक्स के सिद्धांत अपनाना पड़ेंगे हमको। रिसर्च करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उस मनुष्य के जान को कुछ ना हो। तो मनुष्यों के ऊपर जितनी दवाओं का परीक्षण हो रहा है, जीन क्लोनिंग जितनी हो रही है, ह्यूमन अगर कहा जाए कि रिसर्च जितना भी हो रहा है, उन सब में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मनुष्य के ऊपर कर रहे हैं तो मनुष्य से जुड़ी नैतिकताएं जो है वो, ऐसा नहीं हो कि हमने रिसर्च करा और जो है वो हजारों लोगों को मार डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें यही होता है कि वो एक इंजेक्शन का टेस्ट करते हैं, कोई कैंसर की दवा रहती है, तो वो बहुत सारे उसमें लोग मरते हैं, यानी वो अपने एथिकल वैल्यूज को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। जैसे सिंपल सी लॉजिक है, इसको अपन बायो एथिक्स को कैसे समझे। वो फिल्म थी ना, एक था गब्बर, उसमें वो जो डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, एक मृत व्यक्ति को जो है का इलाज कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपने अगर कहा जाए प्रोफेशनल एथिक्स को खो दिया। तो
इसको अपन आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। ये भी एक एथिक्स के रूप में जो है वो इसको जो है वो अगर कहा जाए किया जाता है। इसके अलावा जो है वो बुनियादी बात, दो और एथिक्स होते हैं। एक को अपन बोलते हैं मेटा एथिक्स, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेटा। मेटा एथिक्स का मतलब है, आपने सुना होगा मेटा फिजिक्स, ठीक है। हम अगर एज ए हिंदू फिलॉसफी को देखें तो पंच तत्व की बात होती है, अलग अलग धर्मों में इसी को अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की गई। तो उन नैतिक सिद्धांतों की बात करना पड़ेगी जो जिन चीजों से को हम शुरू से मानते चले आ रहे हैं, है ना। तो मेटा एथिक्स भी जो है वो अगर कहा जाए इसमें रोल प्ले करता है। तो बायो एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, वर्णात्मक यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सिंपल से समझिएगा। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बहुत आता है कि भाई जो है वो अगर कहा जाए कि आपने कोई चीज के ऊपर सर्वे कराया और उस सर्वे में 80 लोगों ने माना कि ये गलत है और 20 लोगों ने माना ये सही है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 80 लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है वर्णात्मक नीति। आबादी का एक निश्चित समूह किस चीज को सही मान रहा है, किस चीज को गलत मान रहा है, उसके ऊपर जो नैतिकता की जाती है, यानी उसके ऊपर जो सर्वे होते हैं, उसके ऊपर जो रिसर्च होती है, वो सब किसके अंतर्गत आएगी, वो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, भोपाल में अगर आप लुंगी पहन के घूमते हैं या मध्य प्रदेश में कहीं लुंगी पहन के घूमते हैं, तो ये यहाँ के कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं होगा कि भाई आप बाजार चले गए। लेकिन साउथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है वहाँ। तो बुनियादी रूप में वहां के हिसाब से वो चीज अलग हो गई और यहाँ के हिसाब से वो चीज अलग है ना। तो दोनों बातें जो है वो अलग अलग है। तो ओवरऑल हमेशा आज से याद रखिएगा कि रिसर्च जो है वो कुछ एथिकल वैल्यू पे टिकी हुई होती है। इसमें जनरली जो है वो मेटा एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और बायो एथिक्स के सिद्धांत जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। इतनी जो है वो एथिक्स के प्रिंसिपल जो है वो हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इनसे जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। तो एक आपको याद रखना है इसमें से जब भी आएगा। अगला है शोध है, रिसर्च। ऐसे भी सबको पता होना चाहिए रिसर्च एग्जैक्टली एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। कोई पूछेगा कि किस भाषा से है, तो फ्रेंच भाषा से रिसर्च है। बार बार खोजना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य तक ढूंढने के लिए कार्य करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है कि वैज्ञानिक ढंग से अगर हम किसी चीज को खोजें, उसके मूल तक जाएं, तो वही रिसर्च है और कुछ नहीं। इसीलिए रिसर्च में जो है वो हाइपोथेसिस जो होती हैं उनको जो है वो अप्रोच तक लेकर जाया जाता है, लॉ तक लेकर जाया जाता है ना। तो सत्य को ढूंढने के लिए जो हम बार बार काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, वही रिसर्च के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। और जो है वो अगर कहा जाए किसी चीज को रिसर्च नहीं कहा जाता। और एक और वर्ड याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि रिसर्च किस भाषा से आया है, तो रिसर्च एग्जैक्टली जो मूल शब्द है रिसर्च, वो दो शब्दों से बना हुआ है, री और सर्च। तो वो एक फ्रेंच वर्ड है और आज से नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि रिसर्च वर्ड का पहली बार इस्तेमाल 1577 में हुआ था, सोचिए। तब से रिसर्च चल रहा है। यहाँ कोई पूछता है कि अर्लीस्ट रिकॉर्ड क्या है रिसर्च का, तो 1577 में हुआ था और फ्रेंच से हुआ था। तो फ्रेंच में उसको इस तरह से रिसर्चस ऐसे जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है यहाँ पर, और उसका मतलब भी ये है। चलिए तो अगले के ऊपर बढ़ते हैं। वो तो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। अगला है इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, या प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक के छात्रों को पढ़ाना और समझाना, और व्यवसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि, यानी इनमें से जो है वो अपने को बताना। तो सबसे प्रभावी शिक्षक जो होती है वो होती है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। कितना वो बच्चे को लर्न करा पा रहा है, उसको बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कितना उसको समझ रहा है। यहाँ पर ईमानदारी तो है, हम तो ये नहीं कह रहे यहाँ पर अगर कहा जाए। ये सब मैंने क्या बोला, रिसर्च और एथिक्स वाले और टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आंसर है। शिक्षक का संतोष ये भी सही हो सकता है, शिक्षक की ईमानदारी भी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं यहाँ पर। व्यवसायिक श्रेष्ठता, प्रोफेशनल एक्सेलेंस उसमें होना ही चाहिए। बट सब इन सबसे ऊपर है कि वो जिसको पढ़ा रहा है उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो लर्न एंड अंडरस्टैंड, अगर वो उसको पढ़ा रहा है और उसको समझ में आ रहा है तो ये सबसे अच्छा शिक्षक है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारा शिक्षक समाज भी बन जाता है। ध्यान रखिए, हम लोग सोसाइटी से भी, लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो भी हमें कई चीजें जो है वो सिखा देते हैं। तो हम ये बोलते हैं ना कि ये हमारे शिक्षक हैं, ठीक है, ये हमारे शिक्षक हैं। तो ये साफ है कि कोई चीज अगर हमको सीखने को मिल रही है, जैसे कुली नंबर 1 फिल्म के अंदर एक सीन आता है, उसमें वो बहुत गरीब से ड्रेस पहनकर एक बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, गोविंदा और कादर खान।
वो उनको घुसने नहीं देता, तो वो कादर खान गोविंदा को यही बोलता है कि ये एक्चुअल हमारे टीचर हैं, ये हमको बता रहे हैं सोसाइटी को समझना सिखाना कि सोसाइटी किसकी इज्जत करती किसकी नहीं करती। सेम है यहाँ पर। तो शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना समझाना ये एक अच्छे अगर कहा जाए बात, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, एक सेकंड बस। अगला क्वेश्चन कहता है किसे निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। पहला है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा है विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम हो, कक्षा में पूर्ण शांति हो और विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। ये सब चीजें हो सकती हैं। एक अच्छा अगर कहा जाए मोटिवेट टीचिंग में सब कुछ आ सकता है, लेकिन मोटिवेट टीचिंग का मतलब ही होता है टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे, अब ये तो यूट्यूब पे आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर यहीं छुपा हुआ है जो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेट हो रहा है आज। मुझे हमेशा यही लगता है कि जो है हमारे बीच अभिप्रेरित शिक्षण है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो डालता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के जो है वो मेरे पास मैसेज आते हैं। यूट्यूब पे ही आप लोग मैसेज करते हो, कमेंट करते हो। यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर साफ है कि अगर वो प्रश्न पूछेगा यानी उसके अंदर आपने क्या करा, जिज्ञासा पैदा की, उसको मोटिवेट किया, तभी तो जिज्ञासा पैदा हुई। अब हॉल, असेंबली हॉल बड़ा हुआ है, वहां लेक्चर दे रहे हो, वो थोड़ी होगा कि यार बहुत अच्छा जो है वो आप मोटिवेट जो है टीचिंग हो गई। नहीं, प्रश्न पूछने की क्षमता है अगर उसमें। कक्षा में पूर्ण शांति, ये तो दबाव में भी बनाई जा सकती है कि कोई टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो बच्चों के साथ, जो है वहां पर जो है नोट कर रहे हो, तो ये तो रट्टा ज्ञान भी हो सकता है कि अरे यार ये कहीं और नहीं मिलेगा, इसको नोट करके रख लो यहाँ पर। तो हमें ये दिख रहा है कि ये बातें हो सकती हैं, लेकिन प्राथमिकता के ऊपर हमेशा कौन होगा, ये होगा। तो विद्यार्थी अध्यापक से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये आपके मान के चलिए शिक्षण का सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो फेज जो है वो माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है शोध के चरण का सही क्रम है। ये 4 क्रम आपस में लिखे हुए हैं। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। विषय का चयन, साहित्यिक समीक्षा, आंकड़ों का चयन, निष्कर्ष व्याख्या, इन्हीं को आगे पीछे करके जो है वो इसमें जो है वो क्वेश्चन में बताया गया। तो अब चारों को एक के बाद एक पढ़ने से अच्छा है मैं सीधे आंसर तक चला जाऊं। तो आंसर है इसका पहला ही। देखिए, हमेशा कोई भी रिसर्च होगा तो रिसर्च की कहानी ये होती है कि पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, हम किस विषय पे रिसर्च करेंगे। जैसे कई लोग पीएचडी करते हैं ना, उसमें भी वो होता है कि किस पे करेंगे पीएचडी यहाँ पर। तो विषय का चयन तो हमेशा जो है वो पहला होगा, और निष्कर्ष जो होगी कि आपने जो रिजल्ट निकाला वो हमेशा आखिरी होगा। इसके बीच कई चरण हो सकते हैं। यहाँ जो ये यूजीसी का एग्जाम था इसमें ये 4 चरण लिखे, लेकिन ये 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो मैं कुछ चरण आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक तो पहला हमेशा ही पहला रहेगा। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा कि जो ऑलरेडी पहले से हमारे पास उपलब्ध है उसको देखें कि भाई उसमें हमको और क्या सुधार करना है, क्या हमें कुछ चीज बदलना है यहाँ पर। फिर उसके बाद एक विचार का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये पहला और दूसरा तो ये साफ है। यहाँ इसको मैं हिंदी इसमें एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ। पहला तो हमको ये दिख ही रहा है, दूसरा भी ये दिख रहा है, लेकिन जब हम तीसरे के ऊपर जाते हैं तो तीसरा एक और चीज आती है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हाइपोथेसिस समझते हैं हम? हाइपोथेसिस का मतलब होता है, बहुत सरल भाषा में कहें, परिकल्पना। कोई विषय है जिसके ऊपर हमें कोई ज्ञान है लेकिन अभी तक हम सिद्ध नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, अलग अलग जो है अगर कहा जाए वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अलग अलग तरह से बात करी, और आज तक हमें नहीं मालूम है कि एक्चुअल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरीज है ना, वो थ्योरी नहीं है, वो हाइपोथेसिस है यहाँ पर। जैसे अगर आपने एडविन हवल को पढ़ा होगा तो बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी एग्जैक्टली एडविन हवर का एक हाइपोथेसिस ही है, वो परिकल्पना ही है कि एक विस्फोट हुआ होगा 13.7 बिलियन ईयर पहले, और उससे जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो हाइपोथेसिस जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। हाइपोथेसिस के बाद फिर जो है वो और भी जो है चरण हो सकते हैं कि रिसर्च का डिजाइन क्या होगा। जैसे हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च डिजाइन भी रख सकते हो कि भाई जो रिसर्च है उसका डिजाइन क्या होगा। डाटा कलेक्शन, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों का चयन, हमेशा ध्यान रखिए आंकड़े दो तरह के होते हैं। जो बुनियादी होते हैं ना, मतलब सबसे पहले जो रॉ आंकड़ा होता है कि सबसे पहले ही हम आंकड़ा जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन। और जो ऑलरेडी है, कोई चीज हमारे पास पहले से है उसको कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो दोनों तरह के डाटा कलेक्शन जो है वो रिसर्च में शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। कभी भी कोई पूछेगा कि क्या होते हैं तो आप बता सकते हो यहाँ पर इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी में आप रिपोर्टिंग वगैरह करते हो। तो ले देकर
विषय का चयन, साहित्यिक समीक्षा, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, और फिर फाइनली इस क्रम में जो है वो आप समीक्षा की ओर जो है वो बढ़ जाओगे, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले के ऊपर आते हैं। अगला इसी को एक और क्वेश्चन मैंने रिसर्च के, क्योंकि मैंने देखा कि ज्यादातर जो नेट के एग्जाम्स रहे उनमें रिसर्च के क्वेश्चंस का स्टेज बार बार उन्होंने पूछा, इसलिए मैंने इसको जो है वो दो क्वेश्चन लिए कि किसी भी तरीके से आए तो आपसे जो है वो बन जाए। तो है सबसे पहले रिसर्च, ये अब जो अवस्थाओं की बात कर रहा है इसमें वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको बदल दिया है। पहले अनुसंधान समस्या की पहचान, अनुसंधानों का उद्देश्य। तो अब इसका सीधे मैं आंसर बता दूं, ये आंसर क्या है, ये है 1 2 4 3 5 6। देखो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पकड़ में आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है जिसपे हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। फिर जो है वो अगर कहा जाए उसमें क्या क्या जो चीजें रखेंगे, हम कैसे कैसे रिसर्च करेंगे, वो हमेशा जो है वो किस में आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। फिर सीधे डेटा कलेक्शन थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, डेटा कलेक्शन के लिए क्या मेथड, मतलब किस मैथोलॉजी के ऊपर आप जो है वो अगर कहा जाए रिसर्च करोगे, क्रियाविधि तो आएगी ना। तो तीसरे नंबर पे जो है वो ये आएगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो है वो क्या करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करोगे, यानी उसके बाद जो है वो डेटा कलेक्ट होगा। तो डेटा कलेक्ट होगा मतलब कि आपने, और डेटा मैंने क्या कहा कि डेटा कलेक्शन कितने प्रकार का होता है, हमेशा याद रखिए, बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं कि रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्शन की बात आएगी वो दो तरह का डेटा कलेक्शन होगा। ये प्रश्न मैंने लिया नहीं इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में जो है वो आ चुका है कि रिसर्च में कितने प्रकार से जो है वो अगर कहा जाए डेटा कलेक्शन किया जा सकता है, तो उसमें दो तरह से जो है वो डेटा कलेक्शन आता है। एक होता है जिसको अगर अपना आम भाषा में बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। तो ये आज से आप जो है वो हमेशा रख लीजिएगा, प्राइमरी में यहाँ मैं लिख भी दूं इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाटा कलेक्शन, कुछ रटना नहीं है, कॉमन सेंस, सबसे पहले आपको डाटा कलेक्शन करना है। क्या करोगे, लोगों का ओपिनियन लोगे, यार ये काम करें कि नहीं करें, है ना। तो ओपिनियन अगर किसी से लिया तो पहली बार ये ना 25 बार थोड़ी होगा पुराना ओपिनियन के फिर से आ गया। सर्वे करा लिया, जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड में क्या कराया, सर्वे कराए हम लोगों ने, ठीक है, पोल कराए। अभी जैसे अगर मान के चलिए आप क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, हम टेलीग्राम के ऊपर पोल कराते हैं, तो ओपिनियन, सर्वे, पोल, ये सब जो अगर कहा जाए आपके हमेशा जो रॉ डाटा कहलाते हैं, ये कच्चा डाटा होता है, इनको ही हमेशा प्राइमरी डाटा कहा। वहीं अगर मान के चलिए कोई आपके पास ऑलरेडी किसी ने पहले इस पे काम किया है और कोई रिकॉर्ड है सरकार का, उस रिकॉर्ड को आपने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है, कि सरकार की कोई पहले ही रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, उस रिपोर्ट को आपने जो स्टडी करना शुरू किया यहाँ पर, ये जो डाटा होगा ये कभी प्राइमरी नहीं होगा, ये डाटा जो है वो काय में चला जाएगा, ये चला जाएगा सेकेंडरी डाटा। इस तरह से वहां देख लेना कि वो डाटा में जो बात आ रही है वो किस तरह का डाटा की बात कर रहा है, वो प्राइमरी की बात कर रहा है या सेकेंडरी की डाटा बात कर रहा है ना। तो जितने भी गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं गवर्नमेंट के, अगर कहा जाए कि रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हमेशा सेकेंडरी डाटा में आते हैं, याद रखिएगा। आप जो लोगों के बीच जाके पोल कराते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, लोगों का सर्वे करते हो, लोगों के ग्रुप में जाके बातचीत करते हो, वो सब जो है वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी डाटा में आ जाएगा। तो हमने डेटा जो है वो कलेक्ट करा है, अब डेटा का फिर एनालिसिस करा कि भाई हमारा रिसर्च है उसमें जो चीज आई वो आई नहीं, तो फिर हमने क्या एनालिसिस, और फिर एनालिसिस के बाद उसका क्या लगा दिया, रिजल्ट। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके जो है वो पैटर्न्स के ऊपर गए कि किस तरह से जो है वो हम काम करेंगे, फिर जो है वो मैथोलॉजी को देखा, फिर डेटा को कलेक्ट किया, फिर जो है वो उसको एनालिसिस किया, और फिर जो है वो रिजल्ट के ऊपर जो है वो आ गए। तो इस तरह से 1 2 4 3 5 6, यहाँ मैंने क्रम लिख दिया आपको कि याद रहे, तो आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, जब भी आप इसको करें तो इसको लिख लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों ने अपने स्तर पर इसको पढ़ ही लिया होगा या लिख ही लिया होगा, पूरा विश्वास है, पर फिर भी लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि क्या क्या चीजें जो है इसके अंतर्गत जो है वो आएंगी और उनको कैसे जो है वो हमको करना है, ठीक है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। एक सेकंड। अगला है निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन साधन में नहीं आते हैं, है ना, यानी प्रोजेक्टेड जो है वो एड में जो है वो नहीं आता। ओवरहेड प्रोजेक्टर वो तो आएगा ही आएगा यार, सीधी सी बात है, ओवरहेड प्रोजेक्ट अभी बताता हूँ आपको, है ना, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, या एडियोस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ब्लैक बोर्ड कभी भी प्रोजेक्टेड उसमें नहीं आता, है ना। देखो पहले समझो कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना वो बहुत सारे तरह के होते हैं, ऑडियो होते हैं, विजुअल होते हैं, सब होते हैं। आज हम कॉमन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या इस्तेमाल करते हैं, बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं।
दो तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल आते हैं, एक आते हैं ट्रेडिशनल और एक आते हैं वर्तमान वाले। तो वर्तमान वाले तो सब जो है वो अगर कहा जाए डिजिटल हो गए। तो आपने देखा होगा कि एक आजकल इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको अपन इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के नाम से जो है वो भी जानते हैं। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड जो होता है वो आजकल जो आपने देखा होगा ना कि जो यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं जिस बोर्ड के ऊपर, वो IWB के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो वो भी एक मॉडर्न अगर कहा जाए कि साधन में आता है। लेकिन यहाँ जो बात है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का क्या मतलब होता है? जैसे क्या होता है कि आपने किताब रख ली, अब आपको स्क्रीन के ऊपर किसी को बताना है कुछ, तो ऐसे प्रोजेक्टर आते हैं जो यहाँ से इसको स्कैन करते हैं, मतलब इसको इमेज को सामने स्क्रीन पे दिखाते हैं। ऐसे प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाते हैं। नहीं तो आप सोच लो कि वो ऊपर जो माउंट पे टंगा हुआ प्रोजेक्टर है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं होता। क्योंकि ये बाकी तो नाम कॉमन है यहाँ पर, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर हमको जो है वो पता नहीं होता है कि क्या किसको जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाए या कैसे कहा जाए। तो हमेशा याद रखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि टीचिंग के लिए जो साधन उपयोग में आ रहे हैं वो साधन दो तरह के उपयोग में आ रहे हैं। पहले साधन जो परंपरागत है, तो हमेशा याद रखिएगा परंपरागत साधन जो है वो एग्जाम में सबसे बन जाएंगे और उस पर कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन जो दूसरे वाले जो साधन है वो साधन आपको पता होना चाहिए। दूसरे साधन का मतलब है कि जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है, या जो जिसको अपन बोलते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड में जो साधन जो इस्तेमाल आ रहे हैं, उनको आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन से साधन आ रहे हैं। तो उसमें मैं दो तीन आपको जो है वो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, ठीक है, उस रिपोर्ट में कुछ जो है वो अगर कहा जाए टीचिंग के लिए जो है वो चीजों को जो है वो बताया गया है। उसमें सबसे पहले जो बताए गए हैं वो याद रखिएगा, जो मॉडर्न है, एक है IWB। ठीक है, इसको पूरा इसका फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, है ना। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा चर्चित साधन है, क्योंकि जितनी स्मार्ट क्लास बन रही हैं आज उनमें इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है। और जितने आप यूट्यूबर्स को देख रहे हो, आप मुझे तो छोड़ दो, मैं तो ये स्क्रीन को ही रिकॉर्ड करके पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो बड़े चर्चित यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर जो है वो अगर कहा जाए ही जो है वो पढ़ाते हैं। एक ये जो है वो आ रहा है। दूसरा मॉडर्न डिजिटल में जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सब अगर कहा जाए ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, ये कोई पूछेगा तो ये सब जो है वो टीचिंग एड में आ रहे हैं। ध्यान रखना, आपको आश्चर्य होगा, व्हाट्सएप को भी टीचिंग एड में रखा गया है। एजुकेशन टूल के अंदर कोई पूछे क्या व्हाट्सएप हो सकता है? यस हो सकता है। उस पर ग्रुप में कम्युनिकेट होता है, उसमें ग्रुप में जो है वो अगर कहा जाए सूचनाएं जो है प्रसिद्ध की जाती है। रेडियो चैनल सरकार जो है वो चला रही है, बहुत सारे रेडियो के माध्यम से जो है वो हम मतलब शिक्षा की सामग्री जो है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब जो है वो अगर कहा जाए टीचिंग एड के अंतर्गत आते हैं, जितने भी है यहाँ पर, है ना। तो इसके ऊपर होगा तो मैं अलग से एक आध जो है वो कभी वीडियो बनाकर आपको अलग से भी जो है वो बता दूंगा यहाँ। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती? ईमानदारी बहुत जरूरी है। व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी जो है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिपरकता का मतलब है धारणा। अगर हम किसी बीच के धारणा बना लें कि यार ये चीज जो है वो अगर कहा जाए सही है या ये गलत है यहाँ पर, तो वो व्यक्तिपरक कहलाता है, सब्जेक्टिविटी। न्याय निष्ठा बहुत जरूरी है। और वस्तुनिष्ठता तो जो है वो सबसे ज्यादा है ना, कि भाई इसको किस नजरिए से देखा जाए, अब अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिविटी में आते हैं। और सब्जेक्टिविटी में नहीं, ये चीज गलत है या ये सही है, वो आदमी गलत है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि किसी के कपड़े, भाव, वेशा, बोल चाल आदि से हम उसका आकलन करते हैं, वो सब जो है सब्जेक्टिविटी के अंतर्गत आता है, जो कि कभी शोध में इसको जगह नहीं दी जाती। ये हमेशा याद रखिएगा, शोध इससे बाहर है पूरा। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कोई भी चीज जब हम पढ़ा, कक्षा किसके लिए, कक्षा जो है का की पहचान किससे आती है? अगर टीचर चला जाए तो उससे क्या कक्षा बन जाएगी? सोच के देखिए। कक्षा तब तक नहीं है जब तक उसमें छात्र नहीं। तो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी पढ़ाई की बात आए, तो शिक्षक का ये दायित्व है कि वो जो भी अगर कहा जाए कि कक्षा संप्रेषण करे, जो क्लास कम्युनिकेशन करे, वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। उसमें स्टूडेंटों को ध्यान में रखकर जो है वो अगर कहा जाए कि काम जो है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो शिक्षक अपने को जो है वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो है वो काम करे, है ना। ये नहीं होना चाहिए कभी भी।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला कहता है व्यवहारिक शोध है, एक्शन रिसर्च इज अनुप्रयुक्त शोध, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, देशांतरीय शोध, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। एक्चुअल देखिए, शोध जो होता है वो कई तरह से किया जाता है, उसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं। एक होता है कि जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, किसी घटना पर या किसी विषय के ऊपर कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो वहां एक शोध होता है, उसको अपन बोलते हैं मौलिक शोध। ठीक है, सबसे कॉमन अगर कहा जाए कि मूल शोध होता है मौलिक। अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, अभी जैसे कोविड एक प्रॉब्लम के रूप में आ गया, तब अगर हमें मान के चलिए उसके ऊपर कोई शोध करना है कि भाई प्रॉब्लम अभी जनरेट हुई है, अभी आई है, उसके पहले वो नहीं थी, यहां पर अगर कहा जाए, तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो मौलिक अनुसंधान के जो सिद्धांत थे या मौलिक जो शोध हुआ, उसी को प्रयोग करते हुए उस समय जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर जो काम करते हैं वो कहलाता है व्यवहारिक शोध, यानी एक्शन जो है अगर कहा जाए रिसर्च। दूसरा कि कोई घटना घटी गई, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो एक कार एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री जो है उनका निधन हो गया। अब घटना घट गई, तो घटना घटने के बाद भी जो है वो अगर कहा जाए शोध करना पड़ेगा ना, क्या यार वो कार जो है उसके जो है वो सीट बेल्ट के कारण एयर बैग नहीं खुले, या किस कारण इतनी महंगी कार के बाद बावजूद जो है वो उनका निधन हो गया। तो ऐसे जो शोध होते हैं उनको बोलते हैं घटना उत्तर शोध। इसको इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इनको इनको एक्स पोस्ट फैक्टो कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे चर्चित जो है अगर कहा जाए, इनको बोलते हैं घटना के घटने के बाद शोध यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो शोध होते हैं कि भैया अभी मतलब कोई चीज जो है पहले इसकी जरूरत नहीं, ऐसे शोध कब होंगे, जब कोई घटना घट जाएगी। जब तक अगर कहा जाए तो एक्स पोस्ट फैक्टो जो है अगर कहा जाए शोध कोई पूछता है, तो वो इसके लिए याद रखना है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटने के बाद, पहले नहीं। कोई भी घटना, जैसे मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद रिसर्च करना है, कोविड में लोगों की जान जा रही है उसके बाद रिसर्च करना, मतलब हो गई है चीज उसके बाद अगर करोगे तो वो जो है इसके अंतर्गत आएगा, पहले जो है वो रिसर्च नहीं आएगा। तो ऐसे रिसर्च के बहुत सारे जो है वो प्रकार। आप कुछ मत करिए, इग्नू की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड के आपको फाइलें मिल जाएंगी, या आप टाइप करिएगा रिसर्च और उसके आगे जो है वो इग्नू पीडीएफ करिएगा, तो आपको वहां पर आसानी से क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी जो है वो दो चार जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने आपको कम से कम बता दिए, कि भाई जो है एक्स फोर्ट पोस्ट फैक्टो जो है वो शोध होता है, एक एक्शन शोध होता है। अगर आप पुराना कुछ मतलब इतिहास का कोई चीज चीज ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान के नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं शोध के यहाँ पर। कोई सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर अगर कहा तो उसको सर्वेक्षण अनुसंधान भी जो है वो कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे जो है वो यहाँ पर। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, तो ये शिक्षण का कभी उद्देश्य नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इसको जो है वो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। पास करने से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं होता। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग आ गई अपने जीवन के लिए, यहाँ पर नई जानकारी देना वो तो है ही है। व्याख्या के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना, ये सब मैंने क्या बोला कि ये सब हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है शिक्षण का, अगर कोई पूछेगा भाई मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये है कि कम से कम वो उसके अंदर खुद के अंदर एक डेवलपमेंट कैपेसिटी आ जाए, वो खुद जो है वो अपने जीवन के लिए बेहतर जो है वो कोशिश करने लगे। केवल अंक पाकर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके नंबर जो है वो केवल पासिंग रहे, लेकिन वो बहुत ऊंचाइयों तक जो है वो पहुंचे। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला कहता है अध्यापन का सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है। ये राजस्थान का एजुकेशन का कोई एग्जाम था, उससे मैंने पेपर लिया है। प्लस ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में भी 2010 या 11 में आ गया। मैंने कहा एक ही प्रश्न दो जगह कैसे दिख गया, पर ठीक है, वहां पर जो देख सकते हैं आप। अध्यापन का सबसे अनावश्यक कारण छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो आंसर है कक्षा में अनुशासन रखना। अगर स्टूडेंट्स में अनुशासन नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि सॉरी, मैं गलत उल्टा बोल गया इसमें। यहाँ पर छात्रों को दंड देना, सॉरी, अनावश्यक पूछा ना यहाँ पर।
आवश्यक नहीं पर अनावश्यक जो है वो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अनावश्यक का मतलब है कि अगर आप छात्र को पनिश कर रहे हो, मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये है। अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक जो है वो अगर कहा जाए पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन, मनोरंजन। हालांकि आजकल का तो जो विद्यार्थी हो गए हैं वो मनोरंजन को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन टेक्निकली डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षक अगर, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में ऐसा होता था कि जो टीचर्स एक डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते थे कि भैया 8 बजे मेरा पीरियड है, तो वो करेक्ट 8 बजे आते थे। बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन लेकर आते थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो विद्यार्थी और टीचर के बीच में, अगर टीचर में देखिए, जैसे मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, जो पीएससी के बच्चे मेरे पास आते हैं, कि जो स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता वो दूसरों पर शासन नहीं कर सकता, है ना। अनुशासन से ही प्रशासन का जन्म होता है। पहले हमें अपने अंदर अनुशासन लाना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है, फिर तो हम दूसरों के जो है वो बात करेंगे कि उनके ऊपर हम जो है वो प्रशासन कैसे करेंगे, उनके साथ हम कैसे जुड़ेंगे, उनके लिए काम कैसे करेंगे। तो ये बुनियादी बात है यहाँ पर अगर कहा जाए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला जो है वो आ जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? रिसर्च मेथड, अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, दार्शनिक। आंसर है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन विधि नहीं होती, ऑब्जर्वेशन शोध के अंदर का एक प्रकार, पैटर्न है। मतलब जब हम किसी शोध को करते हैं तो उसमें चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये ठीक तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सर्वेक्षण एक विधि हो सकती है। मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो है वो अगर कहा जाए कि सर्वेक्षण का मतलब है कि भाई जैसे पूर्वाग्रहों के ऊपर अपने को काम करना है, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, जाति, लिंग आधारित विषयों के ऊपर हम काम करना है, तो हम इसमें सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐतिहासिक, किसी, मैंने आपको कहा कि हिस्टोरिकल विषय के ऊपर, जैसे मान के चलिए आपको वैदिक दर्शन के ऊपर शोध करना है, तो ये यहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिकॉर्डों, पुरातत्व विज्ञान के ऊपर करना है, तो ऐतिहासिक जो है वो हो सकता है। यहाँ पर ये भी एक जो है वो विधि के रूप में जो है वो आता है। तो इस तरह से बुनियादी रूप से अब ये समझ में भी आना चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह से पूछी जा रही है ना। तो ऑब्जर्वेशन शोध के अंदर आएगा, शोध की खुद अपने आप में जो है वो पूरी प्रक्रिया नहीं। अब शोध का प्रथम सोपान है, यानी शोध कहाँ से जो है वो शुरू होगा? समस्या का चयन, समस्या को ढूंढना, समस्या का पता लगाना, या समस्या की पहचान। आप सोचो, समस्या का चयन करने के लिए कम से कम आपको समस्या पता तो होना चाहिए कि इन समस्याओं में से किसको मैं सेलेक्ट करूं, यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, तो चयन तो बाद में होगा ना, पहले समस्या होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो समस्या की पहचान, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर कहा जाए कि हम समस्या की पहचान करें कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है, पता लगाना नहीं है ना। पता लगाना तो एक उसके अंदर की प्रक्रिया होगी। पहले पहचान करेंगे जिस बारे में हम कर रहे हैं रिसर्च, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ही कि नहीं है। कई बार लगता है कि यार ये प्रॉब्लम ही नहीं, तब भी हम जो है वो अगर कहा जाए कि करे जा रहे हैं उसमें। तो समस्या की पहचान हमेशा जो है वो, ऊपर भी प्रश्न में मैंने ये चीज बताई है, आपको ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको मिल भी जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। शोध सदैव है, पूर्व ज्ञान का सत्यापन बिल्कुल। जो भी पहले से हमें मिला है उसी के ऊपर नया नया रिसर्च हो रहा है, इसलिए हम नई नई तकनीकों को जो है वो खोज रहे हैं, इसमें कोई नहीं। नूतन ज्ञान यहाँ पर अगर कहा जाए, सही बात है, शोध से पुराना जो ज्ञान है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और नई भी चीजें ला रहे हैं, पुराने को अपग्रेड कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीसरा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, ये भी हो रही है यहाँ पर कि नॉलेज जो है उसके जो है उसको गैप जो है उसको फिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शोध जो है वो सभी कुछ हो सकता है। समझो ना कि अगर मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए कि धोला भी, मतलब हड़प्पा में इंडस वैली की खोज हुई। ठीक है, किसी ने वहां पर अगर कहा जाए एक्सक्वेशन कराया, उत्खनन कराया, बहुत सारे जो है वो अगर कहा जाए ऐतिहासिक शोध करने वाले वहां पहुंचे, उस पर चर्चा हुई। ठीक है, वो उनका ज्ञान था। उसके ऊपर आज भी, अभी जब धोलावीरा में जो है फिर से जो है वो खुदाई हुई, तो हमने उसमें कहा कि नहीं, वो बात बिल्कुल सही थी जो उसमें कही, तो हमने पूर्व विज्ञान का सत्यापन तो करा, नई चीजें भी सीखी। और वो जो 1921 से अभी अपन सोचे 2022 तक का जो गैप था उसको भी फिल किया। यानी लगातार शोध जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर समय हमको नया ज्ञान आवश्यक है। सत्य तक जाने के लिए हम जो है वो प्रयास करते हैं, हर परिकल्पना को किसी नियम में तब्दील करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जितनी भी हाइपोथेसिस अप्रोच है, ठीक है, परिकल्पना कि यार है या नहीं है, कि बीच में हम कहीं लटके हुए हैं,
उसको सिद्ध कर दें अगर हम, तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी नियम में जो है वो तब्दील हो जाएगी। वो सब जो है वो अगर हम करें तो शोध का हिस्सा हो सकते हैं। अगला है अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन में निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। दृश्य साधन, विजुअल एड्स, आप समझते हो आजकल तो बहुत सारे विजुअल एड हैं, जैसे इंटरेक्टिव पैनल्स जो मैंने आपको बताया, टेलीविजन हुआ, ये भी विजुअल एड है। मल्टीमीडिया साधन जितने हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब जो है विजुअल एड्स में आते हैं। ठीक है, सरल बनाने के लिए, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए। देखो सरल और रुचिकर में बहुत बड़ा अंतर है। सरल जो है वो बनाने की प्रक्रिया बहुत हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे देखते होगे, बहुत ध्यान से आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी आप ध्यान से देखिएगा, तो जब छोटे बच्चे किसी प्ले स्कूल वगैरह में जब मतलब उनको डाला जाता है, तो वहाँ के टीचर क्या करते हैं, उन्होंने डायरोमा बनाते हैं, डायरोमा होते हैं उसमें, इस तरह से देखा होगा, एक बोर्ड होता है ऐसा, उसके ऊपर जो है वो कोई फल चिपका दिया, हाथी चिपका दिया, भालू चिपका दिया, छोटे छोटे खिलौने चिपका देते हैं, उससे बच्चे को इंटरेस्ट आता है कहीं ना कहीं। तो वो इंटरेस्ट आता है तो उसको, उसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए, उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसकी सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर वो सीखने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो वो कोई काम करें, है ना। अब इसमें आप लोग क्या करिएगा, जो दो तरह के ऐड होंगे ना यहाँ पर, यानी कोई पूछेगा कि साधन कितने प्रकार के, टेक्निकली, विजुअल और ऑडियो, और तीसरा अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अपने पास एक वर्ड आ जाएगा, ऑडियो विजुअल, है ना। ये साधन हमारे जीवन में बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल शिक्षा के अंदर। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, ठीक है, पहला विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, दूसरा विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, विद्यार्थियों का मूल्य पद्धति भरना। यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो मेन जो नहीं है वो तो हटा ही दो, ये है, ये भी है, ये भी है, तीनों करता है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न है ना, मैंने क्या बोला कि इन प्रश्नों में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कौन सा विकास करे, तो ओवरऑल करेगा ना। यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि फिजिकल डेवलपमेंट में सहायता होगा या इंटेलेक्चुअल उसके डेवलपमेंट में सहायता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि वो इसको करे, उसके बाद जो है वो इसको करे, इसके बाद इसको करे। तो बुनियादी रूप से हमें समझ पड़ा कि अगर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहा है कोई टीचर, ठीक है, यानी उसको इंटेलेक्चुअली जो है वो अगर कहा जाए, उसके हर पक्ष को देख रहा है कि भाई ये मतलब पढ़ने के साथ भाई, कई बार अपने टीचर को देखो, एक टीचर वो होता है जो केवल पढ़ा के चला जाता है, एक बोलता है कि बेटा कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है, कैसे अपना समय का प्रबंधन करना है, वो चीजें पर भी वो डिस्कशन करता है अपने बच्चों के साथ कि भाई आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। जैसे आप यहाँ से अब क्लास के बाद घर जाओगे, जैसे अभी आपने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा है, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे जो है वो अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब बातें करना बहुत जरूरी है। तभी तो कहीं ओवरऑल हम उस चीज के रिजल्ट तक पहुंचेंगे। नहीं तो हम जो है वो कैसे जो है वो अगर कहा जाए पहुंचेंगे उस तक, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो है, ये यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। अगला है शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है। पहला, बहुत अनौपचारिक तथा निकट वो नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर्मल नहीं होना चाहिए, अनौपचारिक नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा निकट भी नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा अगर जो है आजकल तो हालांकि वो हो गया, लेकिन ये ठीक भी नहीं है। कक्षा कक्ष तक सीमित होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए कि क्लास खत्म और हमारे टीचर स्टूडेंट के रिलेशन खत्म, ये नहीं होना चाहिए। पहले के समय में देखिए जो शिक्षक होते थे, उनको स्टूडेंट्स कई सालों के बाद भी अगर वो मिल जाते थे तो उसका एक बड़ा गरिमापूर्ण सम्मान जो है वो हुआ करता था। तो डॉक्टर राधा कृष्णन का वो प्रसंग सुना होगा कि जब उनके गुरु उनसे मिलने जाते हैं, वो उनसे नहीं मिल पाते, तो कहते हैं कि उनकी धूल जो है वो उन्होंने अपने शरीर पे लगा ली थी। सद्भावना पूर्ण और सम्मान पूर्वक ये होना चाहिए, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति दूसरों का सम्मान करना चाहिए, और दोनों जो है वो एक दूसरे में सहायक हो, ये भी है ना। उदासीन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो बेसिक है। तो एक सबसे अच्छा जो है वो संबंध अगर कोई पूछता है तो ये होना चाहिए, सबसे बेहतर अगर कहा जाए। बाकी तो सब आपको दिख रहे हैं। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस तीसरे को छोड़कर बाकी सभी चीजें आ गई, क्योंकि अब जो नई जो शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उसको खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है। देखते हैं अब क्या उसमें जो है वो प्रयास होता है, कैसे होता है। अगला आता है, एक सजीव कक्षा की स्थिति यह हो सकती है, समय समय पर हंसी फब्बारे उड़े, शांति, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप करें और छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद। एक
लिविंग क्लासरूम, मतलब जिसमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं वास्तव में, ये तो होना नहीं चाहिए। वाद विवाद जो है वो होना चाहिए, लाउडली नहीं होना चाहिए। शांति होगी तो फिर तो यही है कि भैया एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना, मतलब सामने वाला जो है वो कुछ पूछने की उसमें है ही नहीं, मतलब वो यहाँ पर हंसी फब्बारे जो है वो हो सकते हैं, लेकिन उसको जगह नहीं दी जाती मूल शिक्षा के अंदर। और शिक्षक अगर कहा जाए, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप, टीचर बच्चों से पूछे कि भाई जो चीज बताई गई है इसके ऊपर आपका क्या अप्रोच है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या ठीक लगता है, क्या ठीक नहीं लगता है। इस तरह का अगर टू वे कम्युनिकेशन होता है तो ये एक अच्छे अगर कहा जाए क्लासरूम को बताता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिएगा, है ना। तो ये वाले याद रखिएगा, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, उससे क्या होगा, एक हेल्दी क्लासरूम होगा, हेल्दी डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन गैप कम होगा, और इंटरेक्चुअली जो है वो टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं कई बार अपनी क्लास में भी ये चीज बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे अपनी बात रखोगे नहीं, मुझसे प्रश्न पूछोगे नहीं, तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है। यूट्यूब पे भी मैं अभी आप लोगों को यही बात बोलता हूँ जब भी ये लेक्चर खत्म होते हैं, कि आप लिखेंगे कि भाई मैंने जो पढ़ाया उसमें क्या कमी थी, या आपको क्या लगा कि और क्या सुधार किया जाए, या आपको अच्छा लगा, या आप किस विषय के ऊपर और वीडियो, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रकार से टू वे कम्युनिकेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है टीचिंग के अंदर। नहीं तो टीचिंग जो है वो अपना जो है वो अर्थ ही जो है वो खो देती है ना। चलिए अगले के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कहता है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, डिसलेक्सिया का संबंध निम्न में से किससे के साथ है। ठीक है, मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, पठन विकृति से, लेखन विकृति से। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया है ये भी मैं बता दूं, पहले तो मैं आंसर कर दूं कि इसका जो है वो क्यों लिया मैंने। आंसर जो है वो है पठन विकृति। देखिए शिक्षक को, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ने और लिखने के दौरान क्या क्या समस्या है। अगर वो किसी शब्द को, वर्तनी को पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब उसको आपने कोई लेटर दी है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, अगर वो लिख नहीं पा रहा है, मान के चलिए आपने कहा कि आप लिख के दिखाओ, जैसे अपने नाम है वो नहीं लिख पा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ग्राफिया जो वर्ड है वो है, अगर वो लिखने संबंधी, उसको लिखने संबंधी यानी उसको राइटिंग संबंधी अगर कहा जाए, प्रॉब्लम्स फेस हो रही, वो नहीं लिख पा रहा है, तो यहां पर अगर कहा जाए ये डिसग्राफिया कहलाएगा। और अगर वो बोल नहीं पा रहा है उस चीज को, जैसे आपने बुक दे दी और कहा कि इसको रीड करके बताओ, पढ़ के सुनाओ, तो वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको जो है उसको दिक्कत आ रही है कि 6 को 9 दिख रहा है, उसको 9 को 6 दिख रहा है, जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या है। वो तारे जमी की पिक्चर देखिए ध्यान से, ठीक है, तो आपको समझ पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप एक क्वेश्चन या बनाइए अपना खुद का, दो तो मैंने आपको बता ही दिए कि किस किस तरह के जो है वो अगर कहा जाए ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर तो कहना गलत है बिल्कुल, ये डिसेबिलिटी है यहाँ पर अगर कहा जाए, तो ये कौन कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी हो सकती है एक बच्चे के अंदर जो उसको दिक्कत आती है पढ़ने के दौरान। ठीक है, तो ये अगर आपने एक लिस्ट बना ली तो मुझे दिक्कत जो है वो लगता है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे एग्राफिया जो होता है वो न्यूरोलॉजिकली होता है, उसको जो है वो अगर दिक्कत आती है यहाँ पर बच्चे को, तंत्रिका संबंधी विकार जो होता है उसको अपन जो है वो एग्राफिया बोलते हैं। बट वो जो है वो अभी हमारे काम का नहीं। तो ये तीन तो मैंने आपको बताई दी, अब उसमें से क्या आएगा वो देखने वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तत्कालिक उपयोग में आने वाला अनुसंधान ऊपर भी दिया है मैंने, ठीक है, ये प्रश्न ऊपर भी दिया है, पर 2 बार इसलिए लिया है कि प्रश्न अलग अलग नजरिए से पूछा जा सकता है, संकल्पनात्मक होगा, क्रियात्मक, मौलिक होगा, और अनुभव। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले प्रश्न को ही यहाँ पर जो है वो पलट कर पूछ लिया, वहां पर प्रश्न को जो है वो क्रियात्मक रूप से पूछा गया था, यहाँ उसमें नीचे क्रियात्मक, इसीलिए मैंने ये प्रश्न एक बार और लिया, नहीं तो मैं लेता नहीं। कि भाई एक्शन रिसर्च, अभी आपको आ गई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम आने के तुरंत बाद जो है वो अगर कहा जाए आप उसके ऊपर काम करने लगे, तो ये एक बेसिक सी बात है यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, अगला देखते हैं। बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 में किसके द्वारा जारी किए गए? तो नेशनल एथिक्स गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च हैज बीन इशूड बाय 2027। ठीक है, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो तो बनी नहीं यहाँ पर अगर कहा जाए कि अब खत्म ही हो गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल मेडिकल कमीशन, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सब एक जैसे हैं। तो ये तो अभी 2020 में स्थापित हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये खत्म हो चुका है। आईसीएम, ये क्यों लिया?
अभी कोविड में आप याद रखिएगा, कोविड-19 में जितना रिसर्च हुआ है, जितना कि वैक्सीन हुआ, मेडिसिन हुआ, इस रिसर्च के ऊपर जितना भी रिसर्च अगर कोविड-19 के अंदर होगा, उसमें बायो जो है वो अगर कहा जाए जो है एथिक्स की जो है वो बात आ रही है। ठीक है? कि भाई आपको जो है वो बायोलॉजिकल एथिक्स के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे आप जो क्लिनिकल ट्रायल करोगे या लोगों के ऊपर जो वैक्सीन के ट्रायल करोगे, वो कैसे करोगे, उसमें किस तरह के एथिक्स लोगे, इस सब के लिए कुछ दिशा निर्देश सरकार समय समय पर जारी करती है। हालांकि इसके लिए सरकार एक्ट्स भी बनाती है, लॉ भी बनाती है। बट चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में मेडिकल सेक्टर में, और ये तो आपको ऐसे भी जो है वो जो मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो का सिलेबस है उसमें आईसीएमआर तो है भी यहाँ। तो जब भी हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे चर्चित इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ही है। आज से नहीं, आप खुद सोचिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो 1911 में अंग्रेजों की देन है। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि 1911 में जब आईसीएमआर बना था, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जाते जाते आपको दे रहा हूं मैं, जब ये बना था तब ये आईसीएमआर नहीं था, है ना, तब इसको आईआरएफए बोलते थे। स्वतंत्र हुआ जब देश, उसके बाद 1949 से आईसीएमआर के रूप में आया, पर वो अलग मुद्दा है। बट ये प्रश्न मुझे लगता है कि रिसर्च में जो नैतिकता वाली टॉपिक है आपकी, उसमें शायद ये प्रश्न आपको पूछा जा सके। क्यों? क्योंकि अभी कोविड में तो ये प्रश्न बड़ा खड़ा हुआ यहाँ पर और उसको लेकर चलना पड़ा। इसीलिए वैक्सीनेशन के पूरे ट्रायल के बाद ही हमने उनको लोगों को दिया। खासकर बच्चों के लिए तो अभी भी कई जो है अगर कहा जाए एज के बच्चों के लिए वैक्सीन अभी भी नहीं है, तो उसका कारण यही है। अगला है कौन सा गैर प्रक्षेपित त्रिआयामी शिक्षण सामग्री नहीं, त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है? डायरोमा, डायरोमा हमेशा जो है वो 3 डायमेंशनल होंगे। डायरोमा क्या होते हैं समझो, जैसे स्कूल, छोटे छोटे प्ले स्कूल में जाके देखिएगा, ऐसा एक बोर्ड लगा रहता है, मैग्नेटिक बोर्ड रहता है, इस पे बहुत सारे खिलौने रखे रहते हैं, उनको चिपका सकते हो आप। जैसे एक मैंगो है तो वहां चिपका दिए तो बच्चे को बता दिया ये मैंगो है। तो वो क्या करते हैं, डायरोमा बोर्ड का फायदा क्या होता है कि जैसे वहां पर उन्होंने 2 लाइन खींच दी और बच्चे को खड़ा कर दिया कि जाओ इसमें फ्रूट्स को अलग करो और एनिमल्स को अलग करो। तो नीचे एक बकेट में बहुत सारे खिलौने होते हैं, उसमें से बच्चा फ्रूट को एक तरफ चिपका देता है, एनिमल्स को या फ्लावर्स को एक तरफ चिपका देता है, जो भी उसको कहा जाए। तो ये टीचिंग एड में आता है ना, ये ध्यान रखिए किस में आएगा, ये टीचिंग एड में ही आता है यहाँ पर। ग्लोब इस क्लास में सबने देखा, 3D होता है ग्लोब। होलोग्राम, वो जो लूसेंट की गाइड आती है उसके ऊपर एक चमकीला सा स्टिकर होता है, उसको होलोग्राम बोलते हैं। उसको आप तिरछा करके देखोगे तो उसमें 2 इमेजेस आपको दिखती हैं, तो होलोग्राम ये है, इसी के अंतर्गत आता है। मैप हमेशा 2D होंगे, है ना, मैप कभी भी 3D नहीं होगा। जो जनरली हम लोग मैप इस्तेमाल करते हैं 2D ही मैप जो है वो, उसी का 3D पैटर्न जो है हम ग्लोब के रूप में देख रहे हैं या अन्य रूपों में देख रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है वो ये कह सकते हैं कि मैप्स जो है वो एक 2D है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जो टीचिंग एड है उसमें भी अब आप क्या करिएगा, खुद भी देखिए, अपना भी प्रयास थोड़ा सा जरूरी है ना। द्विआयामी अलग कर लिए, त्रिआयामी अलग कर लिए, कितने तरह के जो है वो टीचिंग एड जो है वो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करें, उनका अपना एक क्या करा पूरा लिस्ट तैयार कर लिए कि भाई ये चीजें जो है वो हम पढ़ाने में बच्चों को एक टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे टीचिंग एड में, तो वो मैंने आपको बता दिए। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, शोध से संबंधित। उद्देश्य इस लेक्चर का यही था कि जो पहले यूजीसी में या अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनका नेचर क्या है। तो एक जाते जाते मैं आपको बोलूंगा कि प्रश्न में आपको प्राथमिकता ढूंढना पड़ेगी, ध्यान रखना, तभी आपका प्रश्न, क्योंकि माइनस मार्किंग वाला पेपर है तो चारों ही आंसर आपको ठीक लगेंगे कई जगह। लेकिन उसको जैसे ये है, ये वाला प्रश्न तो आसानी से आपसे बन जाएगा क्योंकि आपको पता होगा अंतर, तो बन जाएगा। बट जिन प्रश्नों में लगेगा यार ये चारों हो सकते, तो सबसे पहले देखिएगा कि किस चीज को हम प्राथमिकता देंगे, है ना, किस चीज को प्राथमिकता दे। जैसे जैसे लोगों के पास है, ऐसा लिखा हुआ एक प्रश्न है, एक सिंपल जाते जाते लोगों के पास है स्कूटर है, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए साइकिल है, कार है, और उसमें जो है वो अगर कहा जाए हेलीकॉप्टर है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि चारों लोगों के पास है, लेकिन अगर कोई प्राथमिकता की बात करें तो साइकिल को सबसे पहले प्राथमिकता, क्योंकि हेलीकॉप्टर सबके पास हो संभव नहीं है, कार सबके पास हो संभव नहीं है, स्कूटर सबके पास संभव नहीं है, साइकिल सबके पास हो संभव है, जो सबसे ज्यादा है संभव है। मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो प्राथमिकता बहुत जरूरी होती है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो बस इतना ही है और बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और
बस ऐसे ही बने रहिए और कोशिश रहेगी आपके लिए कि आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी मैं पूरे करा दूंगा आपको धीरे धीरे करके। और मैसेज आपके बड़े सकार मतलब मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रहा हूँ यही धन्यवाद है मेरा आज का। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम और आप, इसमें जो प्रश्न दो तीन मैंने करे हैं कि हमारे बीच टू वे कम्युनिकेशन है। आज यूट्यूब पे ये अपलोड होने के बावजूद वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं टू वे कम्युनिकेशन समझता हूँ कि आप मुझे जो मैसेज करते हैं उससे मुझे मुझे एक सकारात्मकता आती है कि हाँ यार, मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत शुभकामनाएं, उन्नति करिए, अच्छे से जो है वो प्रयास करिए, जहां दिक्कत हो वहां मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ। धन्यवाद सभी को।